कि मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है 150 बिलियन डॉलर्स आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस 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 चीज को, हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। 150 हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसे भी लोग आ जाएं जो कहें हम क्या करें, मर रहे थे हम सब, भूखे मर जाते, इसको आखिर बम को खा तो नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्राइवेट डेट पे आ जाएं, वो है 15 बिलियन डॉलर्स। वो किधर से आएंगे भाई? वो किस जादू से आएंगे? क्या आपने? जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के एटम बम पर अब बातें होने लगी है और देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान आए दिन जो कर्ज ले रहा था उस कर्ज के वापसी करने का वक्त आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब कोई भी जुगाड़ नहीं है। खुद पाकिस्तान को चलाने के लिए भी अब पाकिस्तान को पैसा चाहिए। IMF से पाकिस्तान को पैसा मिलना था, लेकिन जो बाढ़ पीड़ितों का डाटा है वह पाकिस्तान IMF को नहीं दे पाया और उसी की वजह से IMF अब जो पैसे देने थे पाकिस्तान को उसमें भी देरी कर रहा है। लेकिन पहले से लिए गए कर्ज के पैसे पाकिस्तान को अब वापस करने का टाइम उनके सर पर है, लेकिन इनके पास 1 रुपया पाकिस्तान चलाने के लिए भी नहीं है। और पाकिस्तान की सारी पार्टियां आपस में जो आर्मी चीफ के लिए आर्मी चीफ खेल रही है, क्योंकि बाजवा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन करने के लिए इमरान खान भी अपने सारे तिगड़म लड़ा रहा है। वही दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ भी चाहता है कि मैं मेरा आर्मी चीफ बनाऊं। तो ऐसे हालात में अब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल दशा किस ओर जाएगी यह तो समय बताएगा। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत ही गंभीर मामला पाकिस्तान के लिए यह हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो। फिर उसके बाद दोबारा मुलतवी, अब फिर मुलतवी। वो कहता है बना के तो लाओ, किस बात पे मीटिंग करने, ये इतने होता कि इतने पैसे दे दो हम खर्च करके बता देंगे। कोई दादाजी की दुकान तो नहीं है, कोई वालिद साहब ने आपको खर्चा तो नहीं देना। यानी मुझे याद है कि इम्तियाज शेख जो है वो उसने उनका जो मिनिस्टर रेवेन्यू सिंध का वो आया, सिंध में सबसे सैलाब आया ना, उसने कहा जी हम असेसमेंट नहीं कर सकते। ओ भाई, ये जो इतनी बड़ी तलकदार की और उसके तहसीलदार की और कानूगो की और पटवारी की, ये जो फौज तुमने रखी किस लिए हुई है? तुम कैसे असेस करते थे? अच्छा, जो थाने के लोग जो कि तमिली होते हैं वो कहाँ है? वो जो तुम्हारे वहां पर जो वैक्सीनेटर्स हैं वो कहाँ हैं? वो जो तुम्हारे जो अपना फील्ड स्टाफ है उसका मुख्तलिफ महकमों का वो कहाँ है? तुम्हारे स्कूल के टीचर का? तुम इतना भी नहीं कर सकते कि असेस करके बता दो कि भाई इतना नुकसान हो गया है। ऊपर नीचे सबका होता है, सबको पता होता है, कोई टू बी एग्जैक्ट तो नहीं होता। वो भाई उसके सामने पेश तो करो। वो कहते हैं भाईजान रिलीफ तो हम तब देना कि आप असेसमेंट दे दो। ये कहते हैं जी वो जो उसने अपना सेक्रेटरी जनरल ने कहा था इतने अरब डॉलर की जरूरत है। वो कहते हैं हमारे अखबारी रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें सॉलिड इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम योर रेवेन्यू रिकॉर्ड कि भाई इतना नुकसान हो चुका है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से गफलत का जो मुजाहरा किया जा रहा है, इससे क्या ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान मईशत के इस्तेहकाम और सैलाब ज़दगान की बहाली में संजीदा हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं बेगम पाशा, वो पार्लियामेंट में कहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। अच्छा, हालांकि 80% चांसेस हैं, लोग कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, मगर उसने कहा है कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं कुछ चंद स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले बात यह है कि आपको दिसंबर के पहले आपको 1.1 बिलियन डॉलर आपने अपने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है जो आपने बेचा है, और आपने कहा है कि अगर तुम रखोगे इनको हम इतने पैसे देंगे। वो लाजमी है, वो है आपके पास, चलिए इंशाल्लाह है, इसलिए वो कह रही हैं कि हम दे देंगे। दूसरी बात है, भूल जाएं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट, वो है 90 बिलियन डॉलर्स। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट 90 बिलियन डॉलर्स। सिर्फ चीन को आपने 32 देना है, सिर्फ चीन को 32 देना है। और मैं आपको और भी कहता हूं, मल्टीलैटरल डेट भी भूल जाएं जो 20 बिलियन है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन चीजों को
सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्राइवेट डेट पे आ जाएं, वो है $15 बिलियन। वो किधर से आएंगे भाई? वो किस जादू से आएंगे? क्या आपने बैठ के, देखिए ये जो टीम आनी थी ना, आपने बैठ के इनके साथ रिस्ट्रक्चर करना था आपके डेट्स को, मगर वो अब नहीं आई, शायद आए। वो तो कह रहे हैं और टीम तो कह रहे हैं कि भाई वो सब भूल जाएं, आप जल्दी से बताएं हमें जो आपने वादा करके गया थे पीडीएम साहेबान कि 600 ट्रिलियन रुपीस आप सेल्स टैक्स में, बिलियन रुपीस आप सेल्स टैक्स में रेज करेंगे, वो तो आपने किया ही नहीं। टैक्स टू जीडीपी बेहतर करेंगे, वो आपने किया नहीं। बिजली को आप कीमतें बढ़ाएंगे, वो आपने नहीं किया। वो सब और सब छोड़ दें, कमर्शियल प्राइवेट डेट और बॉन्ड का डेट, ये किसे? तो देखिए जब ये उठ के कहती हैं ऐसी बात, तो हम सब समझते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, आई डोंट नो क्या और क्या नहीं कर सकते, मगर एक चीज मुझे पता है, स्टेटिस्टिक्स मेरे सही हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट 90 बिलियन, चाइना का 32 बिलियन, अदर डेट 10 बिलियन, कमर्शियल प्राइवेट 15 बिलियन, 1.1 बिलियन दिसंबर के पहले आपने इधर देना है। ये किधर से आएंगे पैसे? तो इसलिए लोग कहते हैं, पहले 50% कहते थे, 60 हो गया, अब 80% कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। यू नो, मुझे नहीं पता कि एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में वो काफी है। 8,000 LCs नहीं खुले हैं, खुलने के लिए ठहरे हुए, नहीं खुले, दे आर वेटिंग फॉर डॉलर्स। तो इसका आपका जवाब, सवाल का जवाब ये है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और मैं आई एम सॉरी, आई कांट से एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। ओरिया साहब, ये जो हिलाली साहब ने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई और स्टैटिस्टिक्स हैं जिन पर वो तमाम डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, ये सारी दुनिया को पता है। हाँ। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स देती नहीं है। हाँ। देखिए ना, आप अंदाजा करें कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आपने सारा पेट्रोलियम सेक्टर अपने पास रखा हुआ था कि आप LNG इंपोर्ट कर सकते। आपने ओपन लोगों को कहा तुम डॉलर लेके इंपोर्ट करते रहो, ठीक है। वो कहते हैं इंपोर्ट करके हम बेचेंगे कहाँ? हम तो आपके सिस्टम में डालेंगे ना, तो आप क्या पैसे दोगे? वो आप सोचें कि आपने जिस वक्त उसका ठेका किया तो एक भी बंदा नहीं आया लेके। वो कहता है आपके साथ डील क्या सोचता है, आपके खजाने के अंदर पैसा नहीं है। दुनिया को नहीं पता कि आप क्या करते हो। सुबह सुबह जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है, वो जो काइबर और लाइबर आता है, सबको नहीं पता काइबर और लाइबर क्या चीज होती है। असल मसला यह है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का लेवल ये आ गया हुआ है कि अब हम शायद एकदम गिरे। अच्छा। और उसके वो एक आदमी था ना, एक गांव था, एक शहर था, उस शहर में वो कहते थे कि जिसको बादशाह, उसको कहते कि जो बादशाह मर जाए तो जिसके सर पे हुमा बैठती थी उसको कहते कि उसको बादशाह बना दो। वो बादशाह मर गया, उसके जनाजे के एक फकीर सा आदमी था, उसने आके उसको कहा कि उसके हुमा बैठा, उसको कहा तुम बादशाह, उसको बादशाह बना दिया। उसको हलवा खाने का बड़ा शौक था, तो वो जैसे होता हलवा बना के लाओ। फिर अच्छा। उन्होंने कहा वो फौजियाँ आ रही हैं, तो उसने को कोई बात नहीं, हलवा बना के लाओ। वो उसके बाद हलवा बनाते रहे, उनका फौज बिल्कुल नजदीक आई। उसने बादशाह का लिबास उतारा, अपना फकीरी कपड़ा पहना और कहा हम तो हलवा खाने आए थे, हम जा रहे हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में हलवा खाने आके बैठते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कतन कोई प्लानिंग नहीं, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं। आप सोचें 1959 के अंदर इंडिया ने 59 में लोकल बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज किए थे 59 में, आज तक नेशनलाइज है। आपका जो 56% जो आपका इंटरनल डेट है वो तो एक दिन के अंदर खत्म, भुट्टो साहब ने किए थे क्योंकि क्राइसिस था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने पैसे बना बना के बेचे, ये अभी बैंक बेच दो, फलाना बेच दो, फलाना। अब कौन करेगा उनको नेशनलाइज? उसमें पैसा किसका है? मेरा है, आपका है, हिलाली साहब का है, फलां का, फलां का, मेरा साहब का पैसा पड़ा है। वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट लेती है कर्जे पे, उसके बाद खर्च करती है, फिर मेरे ऊपर टैक्स लगा के मुझे ही सूद देती है। अवाम से पैसा लो, अवाम के पैसे को टैक्स। अब मुझे ये बताइए कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी में आप क्यों नहीं करें? क्यों आप नहीं करेंगे? आप फलाने को कैसे नाराज करेंगे? आप क्या इंडिया से ज्यादा किस्म की आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि आप जनाब इस वक्त लेजर इकोनॉमी चला रहे हैं? ठीक है, हिलाली साहब को एक कमेंट कर दीजिए इस बात पर कि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है तो जल्द इंतखाबात ही वाहिद ऑप्शन है। आप अग्री करते हैं इस बात से?
खैर मैशत का तो स्टेटिस्टिक्स तो इंतखाब से बेहतर तो नहीं होंगे ना, वैसे ही रहेंगे। अब जो आता है उनका क्या प्रोग्राम है वो जब बताएंगे हम आपको बता सकेंगे कि कोई चांस है कि नहीं। मगर एक चीज मैं अभी आपको कह दूं कि मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है 150 बिलियन डॉलर्स आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस 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 चीज को, हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। 150 हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसे भी लोग आ जाएं जो कहें हम क्या करें, मर रहे थे हम सब, भूखे मर जाते, इसको आखिर बम को खा तो नहीं सकते, लिहाजा हमने कर दिया जो करना था। चले हिलाली और साहब, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त ना सके। क्लोजिंग का इस वक्त मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आप कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान के अब एटम बम पर भी 150 बिलियन की कीमत लग चुकी है। यह किसी को ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि अगर पाकिस्तान एटम बम दे तो रातों रात पाकिस्तान को 150 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने पहले जब ये एटम बम बनाया था तो कहा था कि घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम बनाकर रहेंगे। अब या तो ये घास खाएंगे या एटम बम देंगे। सिर्फ इनके सामने दो ही रास्ते हैं और पाकिस्तान में कोई भी चारा नहीं है कि पाकिस्तानी यह कर्ज किसी भी तरह चुका पाए या पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।